हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट, जो कि है फीमेल का गैमेटोजेनेसिस, और इसको हम बोलते हैं oogenesis। फीमेल में अगर हम देखें तो फीमेल का जो गैमीट होता है उसको ओवम बोला जाता है, और इस ओवम या फिर एग का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis। तो oogenesis क्या है? तो ये गैमीट फॉर्मेशन का ही प्रोसेस है जो फीमेल के केस में होता है ओवम के प्रोडक्शन के लिए। अब एक बार थोड़ा सा हम पीछे जाके पढ़ते हैं कि जब हमने मेल में देखा था, तो मेल के केस में क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है जब वो मेल प्यूबर्टी में इंटर करता है, या फिर जब वो 13 से 14 साल का होता है। उस केस में उसके हाइपोथैलेमस से कुछ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और उनके स्टिमुलस से वो स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू कराता है। बट अगर हम फीमेल की बात करें तो इसके केस में ये जो oogenesis का प्रोसेस है वो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या फिर यूं कहें कि जब वो फीटस फॉर्म में होती है, तो फीटल स्टेज में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। अब अगर उसमें स्टार्ट हो रहा है तो क्या क्या प्रोसेस होता होगा ये भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम इस पूरे प्रोसेस को फीमेल के फीटल स्टेज से लेके उसके प्यूबर्टी तक क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये किसी भी फीमेल का एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद अभी वो कहाँ पे है? तो वो अपने मदर के वुम्ब में है। उसके बाद उसका होगा बर्थ के बाद वो फिर से उसकी आएगी प्यूबर्टी। तो इन 3 स्टेज को लेके हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे इसके में ओवम या गैमीट बनता है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे कि अभी वो अपने मदर के वुम्ब में है, तो उस केस में इसके पास उगोनिया जो प्रेजेंट होता है, इस उगोनिया का नंबर सबसे पहले आप देखो, समझो कि ये एक उगोनिया है फीमेल फीटस में। इसका नंबर उस समय कितना होता है? तो ये मिलियंस में होते हैं नंबर, मतलब कि बहुत ज़्यादा। इस उगोनिया में अब क्या होता है कि माइटोसिस होता है। ऐसे ही हमने मेल में देखा था कि स्पर्मेटोगोनिया था, वहाँ पे माइटोसिस हुआ था। तो जब माइटोसिस होगा तो ये क्या करेगा? अपना नंबर बढ़ाएगा। ऐसे नंबर ये बढ़ा लेते हैं अपने। और माइटोसिस में जो प्लॉइडी लेवल होगी वो कैसा होगी? वो सेम ही होगी जैसा कि इसमें है। तो अगर ये 2n है तो ये भी कैसा होगा? 2n होगा। मैंने यहाँ पे ये नहीं दिखाया है कि सिर्फ ये एक ही माइटोसिस किया है, ये माइटोसिस होते रहता है उगोनिया में और इसके नंबर्स बढ़ते रहते हैं। अब इसके बाद ये क्या करती है कि अपना ये जो नंबर बढ़ाई है उगोनिया, उसमें डिफ्रेंशिएशन करेगी, और डिफ्रेंशिएशन के बाद यही उगोनिया प्राइमरी oocyte बना लेगी। क्या बना लेगी? प्राइमरी oocyte। अब देखो, हमने ये भी सेम प्रोसेस आप अभी कोरिलेट कर सकते हो, मेल के केस में भी देखा था कि स्पर्मेटोगोनिया था, माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया था। तो यहाँ हम बना लेते हैं कि प्राइमरी ये oocyte बन गया है यहाँ पे। इसकी भी प्लॉइडी लेवल कैसी होगी? प्लॉइडी लेवल इसका भी 2n होगा। अब देखो, यही उगोनिया की ही सेल डिफ्रेंशिएशन के बाद बनाती हैं प्राइमरी oocyte। जब ये प्राइमरी oocyte बन जाता है तो ये अपने चारों तरफ एक सेल का लेयर डेवलप कर लेता है। मैंने ये पढ़ा रखा है आपको ओवरी के स्ट्रक्चर में। इस सेल के लेयर का भी एक नाम होता है जिसको बोला जाता है ग्रैन्युलोसा। तो ये जो ग्रैन्युलोसा सेल का लेयर है, किसके ऊपर? प्राइमरी oocyte के ऊपर। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर, प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैनुलोसा सेल, ये आपस में मिलके क्या कहलाते हैं? इन्हीं को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। तो फॉलिकल स्ट्रक्चर क्या है? जब एक ग्रैनुलोसा सेल का लेयर लग जाए तो आप बोलोगे कि फॉलिकल ये बन गया है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये अब चाहता है कि अब मैं करूँ मियोसिस, और जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ था, तो ये अपना मियोसिस स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो मियोसिस हमें पता है कि मियोसिस 2 स्टेज में पूरी होती है, एक मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हाफ होता है मदर सेल के। तो मियोसिस 1 में 1 से 2 सेल बनने चाहिए यहाँ पे प्रॉपर, और यही रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो यहीं पे प्लॉइडी लेवल चेंज हो जानी चाहिए। बट फीमेल के केस में होता क्या है कि मियोसिस 1 ये शुरू करना तो चाहता है, बट ये सस्पेंड हो जाता है इसका मियोसिस यहीं पे। और किस स्टेज में ये सस्पेंड हो जाता है? तो ये प्रोफेज 1 के स्टेज में सस्पेंड हो जाता है। तो प्रोफेज 1 जो मियोसिस का है उसी पे ये रुक जाएगा। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है और थोड़ा डीप करके कि प्रोफेज 1 के भी किस स्टेज में ये रुकता है, तो वो आप याद कर लो, डिप्लोटीन स्टेज में ये
सस्पेंड कर जाता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ है वो कहाँ हुआ है, फीमेल जब अभी अपने मदर के वुम्ब में थी तभी इतना प्रोसेस उसने करा रखा है कि प्राइमरी oocyte बना लिया, oocyte के किनारे किनारे उसने ग्रैनुलोसा सेल का लेयर लगाया, और ग्रैनुलोसा सेल का लेयर लगा के जैसे ही वो मियोसिस करने गई तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ही डिप्लोटीन स्टेज पे क्या हो गया, ये सस्पेंड हो गया। अब यहाँ पे आप देखो तो कहीं भी प्लॉइडी लेवल चेंज हुई है, अभी चेंज ये नहीं हुई है। 2n यहाँ भी था, 2n यहाँ भी था। अब यहाँ पे समझो कि फीमेल का बर्थ हुआ। अब इस बर्थ में आप क्या देखोगे कि यहाँ क्या चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है, तो प्राइमरी oocyte का जो नंबर है अब डिक्रीज होना शुरू होता है। जैसे ये फॉलिकल बन गया है ना, अब ये नंबर अपना डिक्रीज करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे जो मिलियंस में नंबर थे, यहाँ उगोनिया मिलियंस में थी, वही उगोनिया अब यहाँ पे हो जाती है 1 से लेके 1.5 लाख तक बस बचता है। अब ये 1 से 1.5 लाख तक बस बचा है। अब यहाँ आया प्यूबर्टी, यहाँ से बर्थ के बाद समझो कि चाइल्डहुड वाला स्टेज आया इनका, बचपन। चाइल्डहुड में कोई भी चेंज नहीं आता है फीमेल बॉडी के अंदर, नॉर्मली ऐसे ही चलता रहता है। जब प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी का मतलब क्या है, टीनेज जो हम बोलते हैं, तो समझो 13 to 14 ईयर की वो हो गई है फीमेल। अब इस केस में क्या होता है ना कि उसके हार्मोन्स भी एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ फिर से क्या होगा, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, हाइपोथैलेमस से समझो, ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा कौन सा हार्मोन, GnRH। हमने ऑलरेडी इसका फुल फॉर्म पढ़ रखा है कि ये GnRH होते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये किस पे एक्ट करेंगे, ये करेगा पिट्यूटरी पे एक्ट, और पिट्यूटरी पे जब एक्ट करेगा तो ये सेक्रीट कराएगा गोनाडोट्रोफिन, जो कि होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये जो प्राइमरी oocyte अपने आप को यहाँ सस्पेंड कर दी थी, इसी को अब ये क्या करना चाहेगा, अब ये इनको करेगा स्टिमुलेट। तो प्यूबर्टी में ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बना हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है प्राइमरी फॉलिकल, समझिए इसके किनारे किनारे ग्रैनुलोसा सेल का लेयर है। तो इस प्राइमरी फॉलिकल को ये कराता है स्टिमुलेट, कौन, तो फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल अब बना लेता है सेकेंडरी फॉलिकल। तो इस प्राइमरी फॉलिकल से अब बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल कैसे पहचानोगे कि कौन प्राइमरी फॉलिकल है, कौन सेकेंडरी फॉलिकल है, तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे, वही चेंजेस हमें याद रखने हैं। यहाँ पे आपको सिंगल ग्रैनुलोसा सेल की लेयर दिखाई दे रही है, और ये बीच में इसके क्या है, प्राइमरी oocyte है। जब ये बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, ये समझो कि सेकेंडरी फॉलिकल है, तो यहाँ पे जो ग्रैनुलोसा सेल की लेयर है वो कैसी हो जाएगी, मल्टी लेयर्ड हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हो आप कि मल्टी लेयर्ड ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर बनेगी। बीच में अपना क्या है, प्राइमरी oocyte है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ओवरी के अंदर ही सारी की सारी घटनाएं हो रही हैं। तो ओवरी के कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट है, और इसके चारों तरफ हमको एक लेयर दिखाई देगी कनेक्टिंग टिश्यू की, जिसको कि बोला जाता है थीका। तो सेकेंडरी फॉलिकल में आपको एक और लेयर क्या दिखाई दी, थीका दिखाई दी है। तो अभी हमने देखा प्यूबर्टी आते ही हाइपोथैलेमस ने 2 हार्मोन्स रिलीज कराए पिट्यूटरी से, LH और FSH, और इनके स्टिमुलस से प्राइमरी फॉलिकल बदल गया है सेकेंडरी फॉलिकल में। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे आगे क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल था, इस प्राइमरी फॉलिकल से क्या चेंज हो गया है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है। यही सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके बनाता है टर्सरी फॉलिकल, और इस टर्सरी फॉलिकल से जब ये टर्सरी फॉलिकल में आएगा तो यहाँ पे हमको समझना है कि यहीं पे वो इसको याद आता है कि मैंने जब मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में था तो मैंने मियोसिस डिवीजन शुरू करने की कोशिश की थी, और वो मियोसिस डिवीजन रुक गया था डिप्लोटीन स्टेज में। तो उस मियोसिस 1 को ये क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो मियोसिस 1 कहाँ पे कंप्लीट होती है, तो टर्सरी फॉलिकल पे जाके मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। तो जब ये कंप्लीट होगी ना तो प्राइमरी फॉलिकल अब बदल जाएगा कहाँ पे, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल की अब अगर प्लॉइडी देखोगे आप तो ये बताओ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है ना, तो मियोसिस 1 के बाद ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड नेचर का हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल एन करो, यहाँ पे ये क्या था, 2n था। अभी हम इसको पूरा डायग्रामेटिक भी देखेंगे। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो बनता है ना, इस सेकेंडरी फॉलिकल के साथ हमको दिखाई देगा कि अब ये मियोसिस 2 भी इसको कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो मियोसिस 2 ये शुरू तो करा देता है,
क्योंकि इसको भी जल्दी रहती है कि मुझे भी गैमीट बनाना है। तो ये क्या करता है कि मियोसिस 2 को शुरू करा देता है। मियोसिस 2 वाला जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा, मगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता है और रुक जाता है कहाँ पे, मेटाफेज स्टेज में आके रुक जाता है। तो ये पूछा जाता है आपसे कि किस स्टेज में आके सेकेंडरी फॉलिकल का मियोसिस 2 रुक जाता है। तो सस्पेंड ये किस स्टेज में हो रहा है, मेटाफेज स्टेज में हो रहा है। अब ये जो सस्पेंड हुआ है या फिर इसकी डिवीजन जो अरेस्ट हो गई है वो कब जाके कंप्लीट होती है, तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म एंट्री कर जाता है उस समय जाके ये फिर से जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होता है। तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, यहाँ पे भी था प्राइमरी oocyte था। इस प्राइमरी oocyte अब यहाँ पे हम डायग्रामेटिक थोड़ा समझते हैं कि ये समझो प्राइमरी oocyte था अपना। प्राइमरी oocyte के किनारे किनारे आपको एक लेयर दिखाई दी थी ग्रैनुलोसा सेल की, और ये टूयन था। तो इसको आपने बोला प्राइमरी फॉलिकल। जब LH और FSH ने स्टिमुलस दिया यहाँ पे, तो ये बनाया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेज आए, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल तो था ही, साथ में हमने देखा कि ये जो ग्रैनुलोसा सेल की लेयर थी यहाँ पे वो कैसी हो गई थी, मल्टी लेयर्ड हो गई थी। मल्टी लेयर्ड ग्रैनुलोसा सेल का लेयर के अलावा यहाँ पे और क्या चेंज था कि यहाँ पे हमने देखा कि थीका की एक और लेयर यहाँ आ गई थी जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई थी। तो ये तो स्ट्रक्चर में चेंज आया, इसको आप बोलोगे थीका। ये है मल्टी लेयर्ड ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल। इसके बीच में क्या है, तो ये भी है, अभी तक है प्राइमरी oocyte। अब यहाँ देखो इसके अलावा ये काम क्या, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलोगे, अब ये हो गया है, इसका नाम हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये है सेकेंडरी फॉलिकल। क्यों सेकेंडरी फॉलिकल है, क्योंकि इसने अपने फॉलिकल्स के लेयर को बढ़ा दिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं ना उनको रिलीज करने में ये हेल्प कराता है। तो ये क्या रिलीज कराता है, तो ये रिलीज करता है ओवेरियन हार्मोन्स को। कौन कौन से हैं ओवेरियन हार्मोन्स, ये हमें जानना है। तो ओवेरियन हार्मोन्स में मेनली ये रिलीज कराता है एस्ट्रोजन, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट ये प्रोजेस्टेरॉन का भी रिलीज कराता है। तो सबसे ज़्यादा किसका रिलीज होगा, एस्ट्रोजन का। अब देखो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है अब ये बनाता है टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल भी बना के देख लेते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल में क्या आप देखोगे कि यहाँ पे अपना ये प्राइमरी oocyte है। अब इसके अलावा जो ग्रैनुलोसा सेल की लेयर है ना, ये क्या करती हैं, ये आपस में आज के मिलने लगती हैं थोड़ा थोड़ा, और मिलने के बाद यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल में हमें एक स्ट्रक्चर स्पेशल दिखाई देता है। ये एक ग्रैनुलोसा सेल की लेयर, और बाकी जो लेयर थी वो आपस में मिल के बीच में एक कैविटी बना लेती हैं। इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम। तो आपसे पूछा जाता है कि किस फॉलिकल में आपको एंट्रम वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये देखो ये सारे के सारे ग्रैनुलोसा सेल हैं, बट यहाँ पे आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है, इसी को बोला जाता है एंट्रम। ठीक, इसके अलावा जो थीका का लेयर था वो भी अब दो पार्ट में दिखाई देता है। एक जो इनर साइड में थीका होती है वो थोड़ी पास पास होती है, और इसका नाम हो जाता है थीका इंटरना। इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम लिख दो आप, थीका इंटरना। इसके अलावा जो बाहर की तरफ थीका की लेयर होती हैं उसको कहा जाता है थीका एक्सटर्ना। तो हमने क्या देखा कि टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो टर्शरी फॉलिकल में आपको थीका इंटरना दिखाई देगा, थीका एक्सटर्ना दिखाई देगा, इसके अलावा बीच में आपको एंट्रम दिखाई देगा। ये है पूरा एंट्रम बना हुआ है, और बीच में आपके हैं प्राइमरी oocyte हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलोगे टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल के बाद इसको बनाना होता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि ग्रेवियन फॉलिकल में एक जोना पेलुसिडा का लेयर भी आ जाता है इसके किनारे किनारे। अब हमने यहाँ क्या देखा कि जब ये टर्शरी फॉलिकल बन जाता है तो ये जो प्राइमरी oocyte है इसको याद आता है कि मुझे अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कराना है। तो यही अपना जब मियोसिस कंप्लीट कराता है तो यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल से मियोसिस
1 को कंप्लीट कराने के बाद 2 सेल बनते हैं जिनको कि हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं एक को, और दूसरा होता है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोला जाता है। यह फर्स्ट पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाता है, सेकेंडरी oocyte फर्दर मियोसिस 2 करा के ओवम बना लेती है, और ये ओवम कब बनेगा, जब एंट्री ऑफ स्पर्म होता है तब जाके ये ओवम बनता है, और इसी ओवम के बनने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो कि गैमीटोजेनेसिस हुआ है। चलिए अब इसको हम एक बार फ्रेश स्लाइड पे और अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे अब हम डायग्रामेटिक समझते हैं। अभी तक हमने ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल सब समझ लिया, अब समझो कि कैसे ये होता है सारी प्रोसेस। अब इस हम एक उगोनिया है जो फीमेल बॉडी के अंदर है, ये उगोनिया, इस उगोनिया के अंदर अब होगा माइटोसिस। ये पूरा प्रोसेस है एक फ्लोट चार्ट के थ्रू, यहाँ पे आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ लोगे। उगोनिया में माइटोसिस होता है और ये बनाती है प्राइमरी oocyte। ठीक, प्राइमरी oocyte में क्या होता है, ये मियोसिस 1 करती है। अब मैं वो प्रोसेस नहीं रिपीट कर रही हूँ जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है या फिर प्राइमरी फॉलिकल वगैरह बनता है, आपको सिर्फ मैं यहाँ समझा रही हूँ। तो मियोसिस 1 शुरू तो करा लेती है, मगर ये सस्पेंड किस स्टेज पे हो जाती है, तो सस्पेंड हो जाएगी इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के किस स्टेज पे सस्पेंड होगी ये सस्पेंड, तो इसके डिप्लोटीन स्टेज पे ये सस्पेंड हो जाती है। यहाँ तक हमें याद रखना है। तो यहाँ पे भी बना लो डायग्रामेटिक, ये 2n होगा, 2n से बना प्राइमरी oocyte, ये वाला प्राइमरी oocyte ने शुरू कराया है मियोसिस मगर कुछ हुआ नहीं है, तो ये प्राइमरी oocyte 2n ही रह गया है अभी तक। ठीक, अब इनका हो गया बर्थ और आ गया प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद देखिए क्या होता है, ये है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में अब क्या होता है कि मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, प्यूबर्टी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्यूबर्टी के बाद कौन सा डिवीजन कंप्लीट हुआ इनका, मियोसिस 1 कंप्लीट किया उन्होंने, मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 ये कंप्लीट करती हैं तो ये कितना सेल बनाएंगी, 2 सेल बनाती हैं। ये समझो कि प्राइमरी oocyte थी, 2 सेल ये कौन सी बनाएंगी, एक बनाती है ये सेकेंडरी oocyte और दूसरा बनाती है छोटा सा पोलर बॉडी, तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम है इसका, फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्यों बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये बना है, किस स्टेज में, प्यूबर्टी आने के बाद ये हुआ है, ये हमें याद रखना है, प्यूबर्टी आने के बाद हो रहा है। अब सेकेंडरी oocyte क्या करता है, फर्दर मियोसिस 1 तो कंप्लीट हुई है, अब मियोसिस 2 भी तो इसमें होना है, तो मियोसिस 2 ये करता है, और मियोसिस 2 शुरू करने के बाद ये कब रुक जाता है, मेटाफेज स्टेज में आके ये रुक जाता है। मेटाफेज स्टेज पे सस्पेंड कर देता है ये अपनी मियोसिस को। क्यों सस्पेंड कर रहा है, क्योंकि अब इसको स्पर्म का वेट है कि जब स्पर्म आएगा एंट्री करेगा तो मैं उसके साथ फर्टिलाइज होंगी। अब मान लीजिए स्पर्म आ गया, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, अगर स्पर्म आ गया है और ये स्पर्म से मिल गई हैं तो उस समय ये क्या करती है कि मियोसिस 2 को कंप्लीट कराती है, और इससे हमको फर्दर मिलते हैं 2 सेल। ऐसे एक सेल जिसको कि बोला जाता है ओवम, और दूसरा जो होता है वो बना लेता है सेकेंड पोलर बॉडी। अब देखो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन दिखाई दे रहा है ना, तो हमें ये याद रखना है कि प्राइमरी oocyte में भी अनइक्वल डिवीजन हुआ है मियोसिस 1 के दौरान, और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 जब होता है तो वहाँ भी अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसमें एक ओवम बनता है और दूसरे को बोला जाता है सेकेंड पोलर बॉडी। ये जितने भी पोलर बॉडी बन रहे हैं वो सारे के सारे डीजेनरेट कर जाते हैं, और यहाँ पे हमको जो गैमीट चाहिए था वो गैमीट मिल जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो यही ओवम बनने की ये पूरी प्रोसेस है जिसको कि बोला जाता है गैमीटोजेनेसिस या फिर oogenesis। तो हमें जो बनाना था ओवम वो हमने बना दिया, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। तो यहाँ पे आपने देख लिया oogenesis की एग कैसे बनता है फीमेल बॉडी में। तो ऐसे ही और भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट के नेक्स्ट पार्ट को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।